हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सीपीआर। और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का टॉपिक है आपके पास सीपीआर। सीपीआर की फुल फॉर्म होती है कार्डियक पल्मोनरी रिसस्टिटेशन। यानी सीपीआर की फुल फॉर्म होती है कार्डियक पल्मोनरी रिसस्टिटेशन। तो कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। और पल्मोनरी का मीन्स होता है लंग्स। लंग्स। और रिसस्टिटेशन का मतलब होता है रिवाइव करना। रिवाइव करना मतलब जब किसी की हार्ट बीटिंग या फिर ब्रीदिंग रुक रुक जाए या स्टॉप होने लगे, तब सीपीआर की ज़रूरत होती है। तो सीपीआर की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ ए टेक्निक यूज फॉर द इमरजेंसी व्हेन ए पर्सन हार्ट इज स्टॉप बीटिंग। व्हेन ए पर्सन स्टॉप हार्ट बीटिंग, जब आपका हार्ट बीट करना मतलब धड़कना बंद हो जाए, एंड देयर इज ब्रीदिंग हैज स्टॉप, मतलब जब आपकी ब्रीदिंग रुकने लग जाए तो सीपीआर की ज़रूरत पड़ती है। और सीपीआर की जो डेफिनेशन है वो जब आपका हार्ट बंद हो जाए या फिर आपकी ब्रीदिंग धीरे धीरे स्टॉप होने लगे, रुकने लगे, तो आपको सीपीआर की ज़रूरत पड़ती है। सीपीआर की फुल फॉर्म होती है कार्डियक पल्मोनरी रिसस्टिटेशन। मतलब कार्डियक मतलब हार्ट, एंड पल्मोनरी मतलब लंग्स, एंड रिसस्टिटेशन मतलब रिवाइव करना। अब सीपीआर की किन किन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, सीपीआर की ज़रूरत किसे किसे होती है। तो नीड फॉर सीपीआर, सीपीआर की ज़रूरत किस किस लोगों की सीपीआर की ज़रूरत पड़ सकती है वो आपके बताना। जब किसी का सीवियर एक्सीडेंट हो जाए, यानी एक्सीडेंट हो जाए और उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, इंजरी हो, उसका हार्ट स्टॉप होने लगे और उसे, तो उसको सीपीआर की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद में सीवियर बर्न। बर्न बर्न मतलब जलना, जल जाना या जलना। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। कोई दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, और बर्न मतलब सीवियर जल गया हो, मतलब कोई आग में जल जाता है या फिर केमिकल से जल जाता है, तो उसके कारण उसकी हार्ट बीटिंग, उसका हार्ट स्टॉप होने लगे, हार्ट बीट कम होने लगे और उसकी रेस्पिरेशन रुकने लगे, तो उसको सीपीआर की जरूरत पड़ सकती है। इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक मतलब है करंट लग जाना, विद्युत से करंट लग जाना, जिसके कारण क्या होता है पेशेंट शॉक में चला जाता है और उसको भी सीपीआर की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद में सीवियर हेड इंजरी। किसी पेशेंट का, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सर में सीवियर इंजरी हो जाती है, हेड इंजरी हो जाती है, जिसके कारण क्या रहता है, इसका एयरवे ब्लॉक हो जाए या एयरवे स्लो हो जाए, एयरवे ब्लॉक हो जाए, सॉरी, एयरवे ब्लॉक हो जाए और क्या होने लगे, रेस्पिरेशन रुकने लगे, स्टॉप होने लगे और हार्ट बीट स्टॉप होने लगे, तो सीपीआर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब होता है हार्ट का फेल हो जाना या एमआई आ जाना, या फिर एमआई। जब मायोकार्डियल इस्चीमिया, एमआई का मतलब होता है मायोकार्डियल इस्चीमिया। अपना ये हार्ट होता है, अगर ये हार्ट में राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, दो आर्टरी होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, अगर इसमें ब्लॉक आ जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्लॉक आने की वजह से क्या हो जाएगा, हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं होगी और एमआई आने के चांस रहेंगे। तो एमआई होने पे हार्ट बीटिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो इसके कारण इसमें भी सीपीआर की आवश्यकता पड़ती है। लास्ट है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है पानी में डूब जाना, पानी में डूबना, पानी में डूबना।
पानी के अंदर डूब जाना। तो उसके अंदर भी क्या होता है कि लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर पानी चला जाता है, अपने लंग्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, पानी चला जाता है। तो लंग्स में पानी जाने की वजह से क्या होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ब्रीदिंग नहीं होगी और हार्ट स्टॉप होने लग जाएगा, तो सीपीआर की जरूरत पड़ सकती है। सफोकेशन, सफोकेशन का मतलब होता है, सफोकेशन का मतलब होता है दम घुटना। सफोकेशन का मतलब होता है दम घुटना। अगर किसी का दम घुटने लग जाए तो उसके कारण बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसके कारण भी अपन को सीपीआर की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद में सीपीआर देने के लिए एक टेक्निक होती है जो DRABCD यानी DRABCD तो पे जाना जाता है। सबसे पहले डेंजर, डेंजर का मतलब होता है कि उसको पेशेंट को एक्सीडेंट हो गया या फिर इलेक्ट्रिक करंट लग गया, तो सबसे पहले अपने आप को सेल्फ को क्या करना है, डेंजर से बाहर निकालना है, डेंजर से बाहर निकालना है। तो अपने आप को अगर डेंजर से बाहर निकालना है, जब किसी पेशेंट का एक्सीडेंट होता है तो वो क्या रहता है, रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, तो आपको पेशेंट को क्या करना है, उस पेशेंट को साइड में लेके जाना है। साइड में लेके जाके उसके बाद में पेशेंट का रेस्पॉन्स वगैरह चेक करना है। ऐसा नहीं है कि रोड के बीच में, अगर आप ट्रैफिक के बीच में अगर आप रेस्पॉन्स देखने लग जाते हो तो आपको क्या रहता है कि दूसरी कोई गाड़ी वगैरह व्हीकल्स आते हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले अपनी खुद की सेफ्टी देखनी है। तो अपनी खुद की सेफ्टी देने के लिए सेल्फ को डेंजर से बचाना है। आपको कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक लगने पे पेशेंट को, तो वायर वगैरह को अच्छे से देखना है, फिर पेशेंट को जाके संभालना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे करंट है और आप वहाँ पेशेंट को देखने लग गए तो आपको भी करंट लग सकता है, और कहीं पे ज़्यादा आग लगी हो, फायर लगा हुआ हो, आग लग गई हो, तो अपने आप को पहले सेव करना है, उसके बाद में पेशेंट की हेल्प करनी है। तो सबसे पहले जो अपने आप को डेंजर से बाहर निकालना है। दूसरा है रेस्पॉन्स। अब रेस्पॉन्स किसका देखना है, रेस्पॉन्स देखना है पेशेंट का, पेशेंट का रेस्पॉन्स देखना है कि पेशेंट क्या है, कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस पेशेंट है। तो पेशेंट अगर रेस्पॉन्स नहीं करता है, पेशेंट को अपन जाके टैप करेंगे कि पेशेंट को बोलेंगे हेलो आपको क्या हुआ है, और वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसके बाद में रेस्पॉन्स में बाद में देखेंगे कि पेशेंट का कहीं एयरवे तो ब्लॉक नहीं है, उसकी ब्रीदिंग वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है, ये चेक करेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे कि पेशेंट के अंदर उसका रेस्पॉन्स कैसा है, तो उसकी आई मूवमेंट, उसके प्यूपिल चेक करेंगे, है ना, आई रेस्पॉन्स, आई रेस्पॉन्स कैसा है, रेस्पॉन्स, तो उसके प्यूपिल्स चेक करेंगे, प्यूपिल्स डायलेट है कि कॉन्स्ट्रिक्ट है, प्यूपिल कैसे हैं, प्यूपिल चेक करेंगे। उसके बाद में पेशेंट की ब्रीदिंग वगैरह चालू है कि नहीं है। उसके बाद में पेशेंट की हार्ट बीट, है ना, हार्ट बीट स्टार्ट है कि नहीं है, हार्ट बीट स्टार्ट है कि नहीं है। तो पेशेंट की अपन क्या करेंगे, पल्स चेक करेंगे, पल्स भी चेक करेंगे। तो अपन कैरोटिड पल्स चेक करते हैं पेशेंट की, और कम से कम 10 सेकंड तक, कितने सेकंड तक करेंगे, 10 सेकंड तक, 10 सेकंड तक पेशेंट की क्या करेंगे, कैरोटिड आर्टरी से पल्स फील करेंगे। अगर पेशेंट रेस्पॉन्स नहीं करता है तो पेशेंट का क्या करेंगे, अपन एयरवे चेक करेंगे, पेशेंट का क्या करेंगे, अपन एयरवे चेक करेंगे। एयरवे चेक करने के भी क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं, एयरवे चेक करने के दो तरीके होते हैं। तो इसमें फर्स्ट तरीका होता है चिन लिफ्ट मैनेवर, चिन लिफ्ट मैनेवर। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहला तरीका होता है चिन लिफ्ट मैनेवर। इसके अंदर पेशेंट का हेड को, फोर हेड को यहाँ पे हाथ रख के फिर उसका हेड के पीछे की तरफ ले जाते हैं और चिन को थोड़ा सा लेफ्ट करते हैं और उसका एयरवे चेक करते हैं, कि पेशेंट ब्रीदिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर पेशेंट के एयरवे में कुछ अगर रुक गया है
तो आप उसको अगर दिखाई दे रहा है तो आप उसके एयरवे को निकाल सकते हो, नहीं तो आप पेशेंट के एयरवे को ओपन करने के लिए क्या ये टेक्निक अपनानी है, चिन लिफ्ट मैनेवर। इससे क्या होता है, एयरवे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्योंकि अपना एयरवे जो लेरिंग्स पेरिंग्स क्या जो आगे की तरफ रहता है और इसोफेगस क्या रहती है पीछे की तरफ है, तो अपनी गर्दन को पीछे थोड़ा सा पीछे ले जाके हेड के ऊपर थोड़ा सा हेड को लिफ्ट करेंगे और चिन को लिफ्ट करेंगे, हेड को एक्सटेंड करके चिन को लेफ्ट करेंगे, जिससे क्या एयरवे ओपन हो जाएगा। उसके बाद में दूसरी एक टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं जो थ्रस्ट मैनोवर। जो थ्रस्ट मैनेवर, जो थ्रस्ट मैनेवर। तो इस टेक्निक्स के अंदर क्या होता है, इस टेक्निक्स के अंदर क्या होता है कि जब पेशेंट की, अगर ये तो टेक्निक्स एयरवे ओपन करने के लिए, ये भी एक टेक्निक है जिसके अंदर एयरवे ओपन किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट का अगर स्पाइन इंजरी हो या फिर नेक इंजरी हो, स्पाइन मतलब जो पीछे की गर्दन के पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी हो जाए या फिर नेक में इंजरी हो जाए, तो पेशेंट को क्या करते हैं, जो थ्रस्ट मैनोवर, एक पोजीशन होती है जो थ्रस्ट मैनोवर, जिसके अंदर पेशेंट को क्या करते हैं, ये जो होती है इसको क्या करते हैं, फिंगर से ऊपर की ओर खींचते हैं, एक्सटेंड करते हैं और गर्दन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो इससे क्या करते हैं, पेशेंट को जो थ्रस्ट मैनोवर, इसके अंदर पेशेंट के एयरवे को ओपन करने के लिए गर्दन को पीछे की ओर खींचते हैं, जिससे क्या होगा, पेशेंट का एयरवे ओपन हो जाएगा। और पेशेंट का एयरवे ओपन हुआ कि नहीं हुआ चेक करेंगे, पेशेंट की ब्रीदिंग, अपन एयर को अपने एयर को पेशेंट के माउथ की तरफ ले जाएंगे तो कुछ ब्रीदिंग की आवाज़ सुनाई देगी, जिससे क्या पेशेंट का एयरवे ओपन हो गया कि नहीं हो गया पता चल जाएगा। इसके बाद में अगर पेशेंट की ब्रीदिंग नहीं हो रही है, अगर पेशेंट सांस नहीं ले रहा है, तो पेशेंट के एयरवे को ओपन करके उसके बाद में चेक करेंगे माउथ में कुछ अगर ऑब्स्ट्रक्शन कुछ दिख रहा है तो उसको हाथ से निकाल सकते हैं, अगर नहीं दिख रहा है, अगर थोड़ा डीप है तो मुंह में अंगुली नहीं डालनी है, नहीं तो क्या होगा, डीप चला जाएगा। उसके बाद में आता है दूसरी चीज होती है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है, ब्रीदिंग मतलब सांस देना। अब पेशेंट का एयरवे चेक करते हैं, सबसे पहले पेशेंट का एयरवे चेक करने के बाद में पेशेंट को ब्रीदिंग नहीं ले रहा है तो पेशेंट को क्या करेंगे, नोज को अपने थंब और फिंगर से, इस वाली फिंगर से नोज को, थंब और नोज वाली इस वाली फिंगर से क्या पकड़ के ऐसे नोज को पिंच करके, और नोज को क्या करेंगे, पिंच करेंगे, और पेशेंट एयरवे को ओपन करके लिप पर अपने पेशेंट के लिप पर क्या करेंगे, पेशेंट के लिप पर क्या करेंगे, अपने लिप रखकर उसको क्या करेंगे, एयर ब्लो करेंगे, अपने अंदर डीप ब्रीथ लेके और पेशेंट के माउथ में एयर ब्लो करेंगे। और एयर ब्लो करने के बाद में ये देखना है कि पेशेंट का क्या है, चेस्ट अपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर चेस्ट अपर नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट के चेस्ट अपर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट के एयरवे में ब्लॉकेज है ना। तो पेशेंट के एयरवे को वापस माउथ को चेक करना है, अगर कुछ ब्लॉकेज दिखता है तो निकाल देना है, और फिर वापस से उसकी एयरवे में एयर ब्लो करना है। एयर ब्लो करेंगे तो पेशेंट का चेस्ट अपर होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ब्रीदिंग आप सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ना। उसके बाद में अपन देखते हैं सर्कुलेशन। पेशेंट की क्या करते हैं, ब्रीदिंग देखते हैं। तो माउथ टू माउथ इसके अंदर जो ब्रीदिंग देते हैं वो कैसे देते हैं, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं, माउथ। जो ये टेक्निक होती है इसको क्या करते हैं अपन, माउथ टू माउथ टेक्निक, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देखने की टेक्निक बोलते हैं। ये ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर माउथ टू माउथ, इसके अंदर क्या करेंगे अपन, नोज को पिंच करेंगे, नोज को क्या कर देंगे, नोज को पेशेंट के नोज को पिंच करेंगे, और नोज को पिंच करेंगे और उसके माउथ टू अपने माउथ से ऑक्सीजन देंगे, एयर ब्लो करेंगे, एयर ब्लो करेंगे, ठीक है। और इसमें पोजीशन कैसे होनी चाहिए, मैंने बताया था, थंब को एक नोस्ट्रिल पर रखेंगे और एक फिंगर को रखेंगे, उसके नोज को बंद करके माउथ के लिप पे अपने लिप्स रख के एयर ब्लो करेंगे, जिससे पेशेंट का चेस्ट अपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है उससे पता चल जाएगा। उसके बाद में होती है सर्कुलेशन, है ना। सर्कुलेशन के अंदर
सर्कुलेशन के अंदर सीपीआर दिया जाता है ना, सीपीआर सर्कुलेशन के अंदर क्या कर देते हैं, सीपीआर देते हैं। तो सीपीआर देने से पहले क्या होता है, कार्डियक, तो क्या करते हैं, कार्डियक मसाज, तो क्या बोलते हैं, कार्डियक मसाज। कार्डियक मसाज, कार्डियक मसाज देने से पहले क्या है, पोजीशन का सबसे पहले ध्यान रखना है। अपनी जो स्टर्नम होती है, ये स्टर्नम बोन होती है, जो यहाँ पे लंग्स होते हैं, ये जो अपनी स्टर्नम बोन होती है, ये स्टर्नम बोन के जस्ट अपने निपल के सीध में अपना हाथ होना चाहिए। जो पेशेंट के अडल्ट है, अडल्ट के अंदर क्या होना चाहिए, अडल्ट के अंदर, अडल्ट के अंदर क्या होना चाहिए, जो पेशेंट के निपल्स होते हैं उनके सीध में जस्ट स्टर्नम के ऊपर हाथ होना चाहिए। और हाथ कैसा होना चाहिए, अपने एक हाथ ऐसा होना चाहिए, हाथ को ऐसे फिंगर ऐसे करके, और दूसरे हाथ की फिंगर उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, और पाम्स का प्रेशर यहाँ लगना चाहिए, है ना, फिंगर्स यहाँ ऐसे, पाम्स दोनों हाथ, दोनों हाथों से, इनमें क्या रहेंगे, बोथ हैंड्स, अडल्ट के अंदर बोथ हैंड्स, अडल्ट के अंदर बोथ हैंड रहेंगे, और बिटवीन कहाँ रहेंगे, बिटवीन निपल्स, बिटवीन निपल्स, बोथ हैंड रहेंगे और बिटवीन निपल्स, बोथ हैंड्स बिटवीन निपल्स, अडल्ट के रहेंगे। और जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 30:2, 30:2 का रहेगा। इसके अंदर क्या करेंगे, 30 बार कंप्रेशन करेंगे और 2 बार ब्रीदिंग देंगे। और जो स्टर्नम ये जो कंप्रेशन होना चाहिए, वो कंप्रेशन कितना होना चाहिए, कम से कम 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 2 इंच, इंच में हो तो 2 इंच होना चाहिए, या 5 सेंटीमीटर तक इसका कंप्रेशन होना चाहिए। और जो रेट होनी चाहिए, स्पीड जो रेट होनी चाहिए, वो कम से कम होनी चाहिए 100 से 120 पर मिनट। जो कंप्रेशन की जो स्पीड होनी चाहिए वो 100 से 120 है ना, 100 से 120 पर मिनट तक क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। और 30 कंप्रेशन देके 2 बार ब्रीदिंग देनी है। तो जो कंप्रेशन है ना, वो 30 बार कंप्रेस करना है पहले, उसके बाद में 2 बार ब्रीदिंग होनी चाहिए। ये कब होता है, जब सीपीआर देने वाला या फर्स्ट एडर है ना, ये सीपीआर देने वाला व्यक्ति क्या हो, अकेला हो, रेस्क्यूअर अकेला हो, तो क्या देनी है, 30:2 देनी है। और जो स्टर्नम है जो कंप्रेस होनी चाहिए, वो कम से कम 5 सेंटीमीटर तक कंप्रेस होनी चाहिए, यानी 2 इंच तक। और जो हाथ रखने हैं अपने को, दोनों हाथ क्या करने हैं, दोनों हाथों, एक हाथ की ऐसे क्लोज करके एक फिंगर को, दोनों हाथों को सीधा, और इसमें कोहनियां बैंड नहीं होनी चाहिए। इससे क्या, आर्म्स क्या रहने चाहिए, आर्म्स क्या रहने चाहिए, एकदम स्ट्रेट रहने चाहिए, सीधे रहने चाहिए आर्म्स अपने, ये कोहनियां बैंड नहीं होनी चाहिए ना। सीपीआर देते टाइम क्या करना चाहिए, पेशेंट की पोजीशन लेने से पहले अपनी फिंगर्स को ऐसे रखना है, उसके बाद में स्ट्रेट हाथ रख के और ऐसे कंप्रेस देना है। तो जो अपना हाथ होना चाहिए वो रहना चाहिए अपने बिटवीन द निपल, स्टर्नम के जस्ट 2/3 पार्ट पे, यहाँ पे स्टर्नम के बिटवीन द निपल, और ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या रहती है, जीफर्ड प्रोसेस रहती है। तो ये जीफर्ड प्रोसेस से क्या होगा, अगर यहाँ पे आपने कंप्रेस कर दिया तो जीफर्ड प्रोसेस टूट जाएगी और हार्ट के अंदर कंप्रेस हो जाएगी, जिससे क्या पेशेंट खत्म हो सकता है। और अगर आपने साइड में, अगर यहाँ पे साइड में अगर प्रेशर दिया, तो ये अगर यहाँ साइड में प्रेशर दिया स्टर्नम के, तो यहाँ क्या हो जाती है, रिब्स होती है अपनी, है ना, रिब्स, तो रिब्स क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो आपको पोजीशन परफेक्ट होनी चाहिए। अडल्ट के अंदर ये पोजीशन होती है। उसके बाद में अडल्ट के अंदर ये होती है। और चिल्ड्रन, है ना, चिल्ड्रन और इन्फेंट, चिल्ड्रन के अंदर भी क्या होती है, बिटवीन द निपल्स, और एक हाथ से, है ना, एक हाथ से कंप्रेशन लगना चाहिए बिटवीन द निपल, एक हाथ से स्टर्नम के ऊपर कंप्रेशन लगना चाहिए। इसमें 2 हाथ का यूज नहीं कर सकते। और सिंगल रेस्क्यूअर है तो इसमें भी 30:2, अगर अकेला है, फर्स्ट एडर अकेला है तो क्या 30:2
और स्पीड क्या रहनी चाहिए 100 से 120 पर बीट मिनट, है ना। 1 मिनट के अंदर कम से कम 100 से 120 टाइम्स कंप्रेशन होना चाहिए। और कंप्रेशन कितना होना चाहिए 30:2 होना चाहिए। 30 बार कंप्रेशन देने के बाद में 2 बार ब्रीदिंग होनी। अगर 2 रेस्क्यूअर हैं, 2 है आपके पास, क्या है 2 रेस्क्यूअर हैं, यानी 2 सीपीआर देने वाले व्यक्ति 2 है, तो क्या करना चाहिए, सीपीआर देने वाले 2 व्यक्ति है तो 15:2, है ना, 15:2 होना चाहिए। और रेट सेम रहती है 100 से 120 टाइम बीट पर मिनट, है ना, 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट रहना चाहिए। उसके बाद में 15 बार कंप्रेशन देने के बाद में 2 बार ब्रीदिंग देना चाहिए, है ना। जो एक बार एक जन कंप्रेशन दे रहा है, एक ब्रीदिंग दे सकता है, तो इसके अंदर 2 हो तो ये हो सकता है। उसके बाद में अगर इन्फेंट है तो इन्फेंट के अंदर बिटवीन द निपल्स 2 फिंगर से, है ना, 2 फिंगर से क्या करना है, 2 फिंगर से कंप्रेशन करना है, या फिर 2 थंब से भी कंप्रेशन कर सकते हो। ये भी पोजीशन सेम रहेगी, थोड़ी सी अपर साइड में होगी। और इन्फेंट के क्या होगा, इन्फेंट के दोनों साइड्स के अंदर या तो 2 फिंगर से या फिर क्या करना है थंब से कंप्रेशन करना है। उसके बाद में इसके अंदर भी क्या रहेगा, अगर 2 रेस्क्यूअर रहेगा तो 2 रेस्क्यूअर हैं, सीपीआर देने वाले 2 जन है तो 15:2, है ना। 15 बार कंप्रेशन करने के बाद में 2 बार ब्रीदिंग देनी है। और अगर सिंगल है तो सेम रहेगा 30:2 रहेगा। कंप्रेशन की स्पीड 100 से 120 पर मिनट, 120 बार होनी चाहिए कंप्रेशन इसकी, यानी 1 मिनट के अंदर कम से कम 100 से 120 बार कंप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं ये सीपीआर में बच्चों के अंदर अलग होती है, अडल्ट के अंदर अलग टेक्निक होती है, तो अलग अलग टेक्निक्स होती है। मैं आपको अब इमेज दिखाता हूँ। इमेज के अंदर कुछ इमेज दिखा देता हूँ जिसके अंदर क्या रहता है। हाँ देखो ये रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, इमेज के अंदर ये इमेज है। इसके अंदर अडल्ट के अंदर देखो बोथ हैंड्स के अंदर, बोथ हैंड से दे रहे हैं, अडल्ट के अंदर क्या दे रहे हैं बोथ हैंड से, और अपने हाथ की पोजीशन जो रहती है वो रहती है ऐसे। इसके अंदर चेस्ट कंप्रेशन क्या रहना चाहिए 2 इंचेस, मतलब 5 सेंटीमीटर या 2 इंचेस, है ना, 2 इंचेस के अंदर। और कंप्रेशन देखो फिंगर्स अपने हाथ की ऐसे होनी चाहिए। उसके बाद में अडल्ट के अंदर बोथ हैंड्स इंटरलॉक, अपने दोनों हाथ को इंटरलॉक करके बिटवीन द निपल्स के बिटवीन, यानी चेस्ट स्टर्नम बोन जो होती है, चेस्ट बोन होती है, इसको चेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है, स्टर्नम बोन होती है, उसके क्या करना है बिटवीन द करना है। और उसके क्या करना है, ये चेस्ट कंप्रेशन 2 इंचेस तक होना चाहिए। और कंप्रेशन क्या होना चाहिए 30 कंप्रेशन, है ना, कम से कम 30 कंप्रेशन के बाद में क्या करते हैं 2 बार रेस्पिरेशन देते हैं। और स्पीड जो कंप्रेशन की पर मिनट होनी चाहिए वो 100 से 120 टाइम्स होनी चाहिए। और क्या चेस्ट रिकॉल होना चाहिए, है ना, वापस चेस्ट ऊपर आना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप दबा के ही रख दो उसको, तो चेस्ट को अप डाउन करना है। उसके बाद में अडल्ट के अंदर तो ये है। और चिल्ड्रंस के अंदर, जो चिल्ड्रंस कौन से होते हैं 1 से 8 साल के बच्चे, जो 1 से 8 साल के बच्चे होते हैं, उसके अंदर क्या करना है एक हाथ से सिंगल हैंड से क्या करना है बिटवीन द निपल्स कंप्रेशन देना है। इस तरीके से देखो कंप्रेशन देना है ना, कंप्रेशन क्या देना है इस तरीके से देना है। उसके अंदर क्या रहता है कि कंप्रेशन क्या है इस तरीके से देना है ना, उसके अंदर 2 इंचेस तक प्रेस होनी चाहिए। उसके अंदर क्या रहना है 2 इंचेस तक प्रेस होना चाहिए। और क्या रहना चाहिए, और स्पीड 30:2 ही रहती है। और लेकिन अगर 2 है तो उसके अंदर ज़्यादा हो सकती है। और बच्चों के अंदर क्या दे सकते हैं, इन्फेंट जो 1 साल से छोटे हैं उसके अंदर 2 फिंगर से या थंब से दे सकते हैं। इसके अंदर थंब से नहीं बताया बट थंब से भी दे सकते हैं। और जो कंप्रेशन होना चाहिए वो कम से कम 1:5 इंचेस का कंप्रेशन होना चाहिए, मतलब कम से कम 1 से 1.5 इंचेस कंप्रेशन होना चाहिए, यानी 4 सेंटीमीटर के करीब, है ना, 4 सेंटीमीटर के करीब ये कंप्रेशन होना चाहिए। और ये पोजीशन देखो, पोजीशन जब सीपीआर देते हैं तो उसके अंदर जो पोजीशन होती है पेशेंट ऐसे सीधा लेटा हुआ है तो आपको क्या करना है घुटने के बल बैठ कर घुटने के बल सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को क्या करना है हमेशा सुपाइन पोजीशन में लेटाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है घुटने के बल बैठना है। और अपने जो ये है हाथ, है ना, जो हाथ है वो स्ट्रेट रहने चाहिए। और आपके चेस्ट कंप्रेशन के लिए आपका ये पोजीशन होनी चाहिए। उसके बाद में
जो पेशेंट को लेटाया है वो सतह क्या होनी चाहिए, जो सरफेस है वो भी क्या होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, है ना। अगर सॉफ्ट गद्दा होगा या सॉफ्ट जगह होगी तो कंप्रेशन सही से लगेगा नहीं, जो कंप्रेशन, इसलिए जो नीचे का फर्श वगैरह है, जो जगह है वो प्लेन या हार्ड होनी चाहिए, जिससे क्या है कंप्रेशन सही से लग सके। इससे क्या है कि ये कंप्रेशन लगेगा और ये कंप्रेशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इससे सही से सीपीआर लग जाएगा ना। तो पोजीशन हमेशा ध्यान रखनी है, पोजीशन ये होनी चाहिए, आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, नी बैंड करके स्ट्रेट हाथ होने चाहिए, बैंड नहीं होने चाहिए, और फिंगर्स ऐसे होने चाहिए। उसके बाद में पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा के सीपीआर देना है, और जो कंप्रेशन है चेस्ट कंप्रेशन वो कम से कम 5 सेंटीमीटर के करीब, 5 सेंटीमीटर के करीब होना चाहिए, है ना। तो थैंक यू सभी को, धन्यवाद। आपको अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।